वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से कहानी विधा के प्रश्नों को देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में प्रियंवद तक के प्रश्नों को देख लिया था। शैलेंद्र सागर तक के प्रश्नों को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम प्रियंवद से प्रारंभ करने वाले हैं और जल्द ही ये 2-3 वीडियोस में हमारे ये समकालीन कहानीकार वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो आज के कहानीकार हैं प्रियंवद, जिनका जन्म वर्ष 1952 है। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, प्रियंवद का वह कौन सा कहानी संग्रह है जो वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक लेखक की एनाटॉमी। तो एक लेखक की एनाटॉमी जो यह कहानी संग्रह है, यह प्रियंवद का है, 2023 में प्रकाशित हुआ है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पिछले कुछ ही वर्षों के भीतर अपनी विशिष्ट कथा भंगिमा के लिए विशेष रूप से चर्चित हुए हैं। आपके 4 कहानी संग्रह हैं। एक अपवित्र पेड़, प्रकाशन वर्ष 1995, खरगोश 1999, फाल्गुन की उपकथा 2003, एक लेखक की एनाटॉमी 2023। अगला प्रश्न है, प्रियंवद अपनी कहानियों में जीवन के सत्य को समझने के लिए कहाँ प्रवेश करते हैं? सही उत्तर होगा मानव मन की अतल गहराइयों में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। प्रियंवद अपनी कहानियों में जीवन के सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसके रहस्य को समझना चाहते हैं। इसके लिए वे मानव मन की अतल गहराइयों में प्रवेश करके उसकी परतों को उधेड़ते हैं और बाहर के संसार की भयानक त्रासद स्थितियों का साक्षात्कार भी करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रियंवद के अनुसार स्वतंत्र भारत में सत्ता केंद्रों पर कौन काबिज हो गए? सही उत्तर होगा बहरूपीय। अगला प्रश्न है, देह को जगाकर मन की जड़ता को तोड़ा जा सकता है। यह विचार किस कहानीकार की कहानियों में मिलता है? सही उत्तर क्या होगा? प्रियंवद। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वे यह बताते हैं, यानी प्रियंवद यह बताते हैं कि माँ ही नहीं स्त्री भी होती है, पिता ही नहीं पुरुष भी होता है। देह और मन दोनों का गहरा अंतर संबंध होता है। देह को जगाकर मन की जड़ता को तोड़ा जा सकता है। साथ ही वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि स्वतंत्र भारत में सत्ता केंद्रों पर बहरूपीय काबिज हो गए। विकास का सारा नाटक छद्म है। न्याय व्यवस्था पाखंड बनती जा रही है। हर क्षेत्र में माफियों की समानांतर व्यवस्था कार्य कर रही है। सांप्रदायिक सौहार्द की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संस्कृति के सारे प्रतीक संवेदनहीन पूंजीवादी व्यवस्था के दबाव में कूड़े के ढेर में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इस सत्य के साक्षात्कार के लिए प्रियंवद कहानियां गढ़ते हैं, पात्रों का सृजन करते हैं और अवसाद, एकांत, मिथक एवं प्रतीकों की रहस्य दुनिया रचकर सामने लाते हैं। इन्हीं खूबियों के चलते अपने हिंदी कहानी संसार में अपनी पहचान बना ली है। इन्हीं खूबियों के चलते आपने हिंदी कहानी संसार में अपनी पहचान बना ली है। अगला प्रश्न है, प्रियंवद की कहानियों में विकास का नाटक और न्याय व्यवस्था को क्या बताया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? विकास का जो नाटक है वो और यह न्याय व्यवस्था जो है वो छद्म और पाखंड से जुड़ा हुआ है। अगले रचनाकार हैं शशांक। शशांक का जन्म वर्ष 1953 है। पहला प्रश्न है, शशांक का प्रथम कहानी संग्रह 19 साल का लड़का किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा 1975। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इनके कुल 5 कहानी संग्रह हैं। 19 साल का लड़का प्रकाशन वर्ष 1975, शामिल बाजा 1987, पर्वत तथा अन्य कहानियां 2010, कमंद 2012, सुदीन 2019। अगला प्रश्न है, शामिल बाजा और सुदीन यानी 1987 में जिसका प्रकाशन वर्ष है और सुदीन 2019 में प्रकाशन वर्ष है, किस कहानी के संग्रह है? सही उत्तर क्या होगा? राजेंद्र राजन, शशांक, कृष्ण बिहारी, SR हनोट। तो सही उत्तर होगा इसका शशांक। ऑप्शन थे वो, शशांक इसका सही उत्तर होगा। अगले रचनाकार हैं राजेंद्र राजन। समय है 1953 यानी जन्म वर्ष 1953 है। प्रश्न है, राजेंद्र राजन का कहानी संग्रह फूलों को पता है किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर होगा 2016। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अब तक इनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं राजेंद्र राजन के, टापू बंद दरवाजे, फालतू के लोग और फूलों को पता है। फूलों को पता है का प्रकाशन वर्ष क्या है? 2016। तो ये 3 कहानी संग्रह राजेंद्र राजन के हैं। अगले रचनाकार हैं कृष्ण बिहारी। इनका जन्म वर्ष है 1954। प्रश्न है, कृष्ण बिहारी के किस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 2018 है? सही उत्तर क्या होगा? 3 कप कॉफी और एक अनाम रिश्ता। तो ये जो कहानी संग्रह है ये कृष्ण बिहारी का है और 2018 में इसका प्रकाशन हुआ है। तथ्य देख लेते हैं। इनके कुल 7 कहानी संग्रह हैं। पहला है पूरी हकीकत पूरा फसाना, 2003 प्रकाशन वर्ष, 2 औरतें 2007 प्रकाशन वर्ष, इंतजार 2009 प्रकाशन वर्ष, 2 औरतें और 3 कहानियां 2011 प्रकाशन वर्ष,
श्वेत श्याम रत्नार 2011 प्रकाशन वर्ष, उसका चेहरा 2014 प्रकाशन वर्ष, 3 कप कॉफ़ी और एक अनाम रिश्ता 2018 प्रकाशन वर्ष। अगले रचनाकार हैं हरीश राय और इनका जन्मवर्ष है 1954। प्रश्न है, हरीश राय की कहानियों के केंद्र में मुख्य रूप से कौन सी प्रवृत्तियां हैं? सही उत्तर होगा धार्मिक संकीर्णतावाद और बाजारवाद। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हरीश राय की कहानियों के केंद्र में आज के समय में तेजी से उभरता धार्मिक संकीर्णतावाद और बाजारवाद है। धर्म के सहारे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्राप्त करता मध्ययुगीन तत्ववाद और मानवीय मूल्यों का शरण करता बाजारवाद। उनकी कहानियों में मानवीय संवेदना इन्हीं के इर्द गिर्द रहकर कहानी का वितान रचती है। अगला प्रश्न है, हरीश राय अपनी कहानियों के वितान को किस प्रकार रचते हैं? सही उत्तर है स्थानीय अनुभव को वैश्विक परिदृश्य से जोड़कर। अपनी कहानियों में हरीश राय अपने स्थानीय अनुभव को वैश्विक परिदृश्य से जोड़कर अपने समय की भीतरी तहों को सामने लाते हैं। अगला प्रश्न है, संवादों से कथा का ताना बाना बुनना किस कहानीकार के लेखन का एक विशेष पहलू है? सही उत्तर होगा हरीश राय। तथ्य देख लेते हैं। हरीश राय अपनी कहानियों में संवादों और परिवेश के चित्रण से कहानी की कथा को आगे बढ़ाते हैं, जो उनकी कहानियों का एक अन्य पहलू है। इस कला का उपयोग हरीश राय अपनी कहानियों में खूब करते हैं। संवादों से कथा का ताना बाना बुनना और परिवेश से पात्रों की मानसिकता का निर्माण करना कहानी की भावभूमि को बेहतर तरीके से उजागर करता है। अगला प्रश्न है, हरीश राय का नवीनतम कहानी संग्रह जो 2024 में प्रकाशित हुआ है वह कौन सा है? सही उत्तर होगा कलम। अगला प्रश्न है, देखने से पहले तथ्य देख लेते हैं। इनके कुल 10 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। बर्फ होती नदी प्रकाशन वर्ष 1998, उधर भी सहरा 2002, अंतिम पड़ाव 2012, वजूद के लिए 2013, सुबह सवेरे 2017, किस मुकाम तक 2019, महफिल 2021, पहाड़ पर धूप, पानी की तेज धार और कलम 2024। तो ये कुल 10 कहानी संग्रह हैं हरीश राय के। अगला प्रश्न है, हरीश राय मध्यवर्गीय चौहद्दियों को तोड़कर किनके जीवन के मैदान में जाने की कोशिश करते हैं? सही उत्तर होगा किसानों के जीवन के मैदान में जाने की कोशिश करते हैं। संबंधित तथ्य है, वे लगातार कोशिश करते हैं कि अपने मध्यवर्गीय जीवन की सकड़ी सुकड़ी चौहद्दियों को तोड़कर उन किसानों की जिंदगी के विस्तृत मैदान में जाए जहां आज भी सबसे बड़ा सहारा धरती, सूरज, चांद और वर्षा का है। अगला प्रश्न है, हरीश राय अपनी कथा सामग्री का चयन किस प्रकार के अनुभवों के बीच से करते हैं? सही उत्तर है रोजमर्रा की उपेक्षित तिरस्कृत दुनिया के बीच से। तथ्य देख लेते हैं। हरीश राय अपनी कहानियों के लिए कथा सामग्री का चयन रोजमर्रा की उपेक्षित तिरस्कृत दुनिया के अनुभवों के बीच से करते हैं, जो अब सामान्यतः अघाये लोगों के लिए सोच विचार तक की चीज नहीं रह गई है। अगले रचनाकार हैं एस.आर. हरनोट, इनका जन्म वर्ष है 1955। प्रश्न है, लिंटन ब्लॉक गिर रहा है प्रकाशन वर्ष 2015 और कीले 2019 प्रकाशन वर्ष किसके कहानी संग्रह हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा एस.आर. हरनोट के कहानी संग्रह हैं। इनके कुल 6 कहानी संग्रह हैं। इन 6 कहानी संग्रहों में आकाश बेल है, दरोश तथा अन्य कहानियां हैं प्रकाशन वर्ष 2001 है, लिंटन ब्लॉक गिर रहा है 2015 प्रकाशन वर्ष है, कीले 2019 प्रकाशन वर्ष है, जीवन काठी तथा अन्य कहानियाँ और मिट्टी के लोग, ये 6 कहानियां हैं एस.आर. हरनोट के। ठीक है। अगले रचनाकार हैं ऋषिकेश सुलभ, इनका जन्म वर्ष है 1955। पहला प्रश्न है, ऋषिकेश सुलभ की कहानियां किस साहित्यिक परंपरा का विकसित रूप मानी जाती हैं? सही उत्तर होगा यथार्थवादी परंपरा का विकसित रूप है। ऋषिकेश सुलभ की कहानियां हिंदी की यथार्थवादी परंपरा का विकसित रूप है। हमने तथ्य देख लिया। अगला प्रश्न है, वधस्थल से छलांग प्रकाशन वर्ष 1996 और हलंत 2015 प्रकाशन वर्ष किसके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं? सही उत्तर होगा ऋषिकेश सुलभ के यह प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनके कुल 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इन 6 कहानी संग्रहों में पत्थरकट, वधस्थल से छलांग प्रकाशन वर्ष 1996, बंधा है काल 2001 प्रकाशन वर्ष, बसंत के हत्यारे 2006 प्रकाशन वर्ष, तूती की आवाज़ 2007 प्रकाशन वर्ष, हलंत 2015 प्रकाशन वर्ष। तो ये सभी कहानी संग्रह है ऋषिकेश सुलभ के कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश सुलभ में ग्रामीण यथार्थबोध के साथ साथ और किस यथार्थ की साफ समझ है? सही उत्तर होगा मध्यवर्गीय शहरी यथार्थ।
इनकी कहानियों में भारतीय समाज की परंपरा, जीवन दृष्टि, समसामयिक यथार्थ और चिंताओं की अभिव्यक्ति के साथ साथ विकृतियों और विसंगतियों का भी चित्रण है। इनकी कहानियां भाषा और शिल्प के स्तर पर नए भावबोध और नई प्रविधि विकसित करती हैं। वे समृद्ध कला चेतना के कथाकार हैं। उनमें ग्रामीण यथार्थबोध और लोक मन की जितनी साफ समझ है उतनी ही मध्यवर्गीय शहरी यथार्थ की भी। अगला प्रश्न है, तूती की आवाज़ प्रकाशन वर्ष 2007 किस कहानीकार की रचना है? सही उत्तर होगा ऋषिकेश सुलभ। तूती की आवाज़ किस कहानीकार की रचना है? ऋषिकेश सुलभ। अगले रचनाकार हैं हरि भटनागर, जन्म वर्ष है 1955। प्रश्न है, हरि भटनागर की कहानियाँ किन मूल्यों और प्रवृत्तियों का आख्यान करती हैं? सही उत्तर क्या होगा? बी, समाजवादी जनतांत्रिक मूल्यों और संघर्षशीलता का आख्यान करती हैं। तथ्य है, उनकी कहानियाँ पूंजीवादी सामंतवादी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध समाजवादी जनतांत्रिक मूल्यों और संघर्षशीलता का आख्यान करने वाली कहानियाँ हैं। दूसरा प्रश्न है, सगीर और उसकी बस्ती के लोग प्रकाशन वर्ष 1989 और आँख का नाम रोटी किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा हरि भटनागर के कहानी संग्रह है। तथ्य देख लेते हैं, इनके अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला है सगीर और उसकी बस्ती के लोग, प्रकाशन वर्ष 1989, नाम में क्या रखा है 1997, बिल्ली नहीं दीवार 2002 और आँख का नाम रोटी 2016। तो ये 4 कहानी संग्रह हैं हरि भटनागर के। अगले रचनाकार हैं अनंत कुमार सिंह। अनंत कुमार सिंह के जो जन्म वर्ष है वो 1955 है। एक सेकेंड पीछे देख लेती हूँ मैं। हरि भटनागर, ऋषिकेश सुलभ, ठीक है। प्रश्न है, अनंत कुमार सिंह की कहानियों का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा गांव कस्बों से विस्थापित होकर शहर गए समाज की बदलती चेतना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, उनकी कहानियां उस समाज की कहानियां हैं जो गांव कस्बों से विस्थापित होकर शहर गया है और उस समय संदर्भों के साथ उसकी बदलती चेतना ने उसके व्यवहार को प्रभावित किया है और उसे इसकी खबर तक नहीं है। अगला प्रश्न है, अनंत कुमार सिंह की कहानियों में कौन सा दुर्लभ गुण उपलब्ध है? सही उत्तर है सहज पारदर्शिता इनमें दुर्लभ गुण उपलब्ध है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, उनकी कहानियों में जटिलता या भाषाई कीमियागिरी की बजाय सहज पारदर्शिता का गुण उपलब्ध है जो आज की कहानियों में दुर्लभ हो चुका है। उन्होंने लुप्त होते ग्रामीण शब्दों के लोक भंडार को बड़ी सहजता से अपनी कहानियों में सुरक्षित किया है। अगला प्रश्न है, ब्रेकिंग न्यूज़ प्रकाशन वर्ष क्या है? 2012 और राग भैरवी 2002 किस कहानीकार के संग्रह हैं? सही उत्तर क्या होगा? बी, अनंत कुमार सिंह। इनके 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। 6 कहानी संग्रहों में चौराहे पर प्रकाशन वर्ष 1991 और लाटूर गुम हो गया 1997, राग भैरवी 2002, तुम्हारी तस्वीर नहीं है यह 2003, कठफोड़वा तथा अन्य कहानियाँ 2007, ब्रेकिंग न्यूज़ 2012। अगले रचनाकार हैं राजेंद्र लहरिया, जन्म वर्ष है 1955। पहला प्रश्न है, राजेंद्र लहरिया का कहानी संग्रह सियासत किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर होगा 2018। इनके कुल 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इन 5 कहानी संग्रहों में आदमी बाजार पहला कहानी संग्रह है, प्रकाशन वर्ष 1996। यहाँ कुछ लोग थे 2003 प्रकाशन वर्ष है। बरक्स 2005 प्रकाशन वर्ष है। युद्धकाल 2008 प्रकाशन वर्ष है। सियासत 2018 प्रकाशन वर्ष है। अगले रचनाकार हैं भालचंद्र जोशी। इनका जन्म वर्ष है 1956। पहला प्रश्न है, भालचंद्र जोशी की कहानियाँ मुख्य रूप से किन के जीवन स्थितियों से दो चार होती हैं? सही उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग या हाशिए पर पड़े लोगों के। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, उनकी लगभग सभी कहानियाँ अल्पसंख्यक वर्ग या हाशिए पर पड़े लोगों की जीवन स्थितियों से दो चार होती हुई मानव मन में गहरे पैठ करती हैं। जोशी जी सामाजिक वास्तविकता को उसके ऊपरी लक्षण के आधार पर पहचानने के बजाय उसके मूलवर्ती चरित्र में रेखांकित करते हैं। अगला प्रश्न है, नींद से बाहर प्रकाशन वर्ष 1999 और तितली धूप प्रकाशन वर्ष 2022 किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा भालचंद्र जोशी के ये कहानी संग्रह है। तथ्य देख लेते हैं, इनके कुल 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। इन 7 कहानी संग्रहों में पहला है नींद से बाहर प्रकाशन वर्ष 1999, चरसा 2007, पलावा 2012, पहाड़ों पर रात, जल में धूप 2013, हत्या की पावन इच्छाएं 2014, तितली धूप 2022। अगला प्रश्न, भालचंद्र जोशी के बारे में किसने कहा है कि वे अनुभव के अंतस्थल में प्रवेश कर कथामर्म का संधान करते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश। तथ्य देख लेते हैं,
जयप्रकाश का कथन बहुत ही सही है। भालचंद जोशी उन कथाकारों में से नहीं हैं जो कहानी के कतिपय पूर्व निश्चित विषयों की संगति में रचने या उनसे प्रेरित हो मनमाने तरीके से उसे गढ़ंत में तब्दील करने कविदग्ध कौशल में संभव करते हैं। वे अनुभव के अंतस्थल में प्रवेश कर कथामर्म का संधान करने के उद्यम में कहानी का उपार्जन करते हैं। उनकी कथा दृष्टि एक नैतिक संवेग से परिचालित है जो पक्षधरता का क्षतिपूरक या पर्याय मात्र नहीं है, बल्कि गहरे स्तर पर मानवीय प्रतिबद्धता से प्रेरित और स्पंदित है। अगले रचनाकार हैं महेश दर्पण। महेश दर्पण का समय या जन्मवर्ष कहें 1956 है। प्रश्न है, महेश दर्पण को मुख्य रूप से किस जीवन का कथाकार माना जाता है? सही उत्तर होगा बी, मध्यवर्गीय जीवन का कथाकार माना जाता है। तथ्य देख लेते हैं। महेश दर्पण रोजमर्रा की जिंदगी के कथाकार हैं। उनकी अधिकांश कहानियां मध्यवर्गीय जीवन से संबद्ध है। समकालीन जीवन के विविध पक्षों का चित्रण उनकी कहानियों में हुआ है। अगला प्रश्न है, डोंट वी इमोशनल प्रकाशन वर्ष 2022 और रफ्तार 2010 किसके कहानी संग्रह हैं? सही उत्तर होगा महेश दर्पण के कहानी संग्रह हैं। तथ्य देख लेते हैं। इनके अब तक 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इन 7 कहानी संग्रहों में पहला कहानी संग्रह है अपने साथ प्रकाशन वर्ष 1987, उनके चेहरे 1995, जाल 2000, वर्तमान में भविष्य 2004, रफ्तार 2010, डोंट बी इमोशनल 2022। अगले रचनाकार हैं जयनंदन। जन्म वर्ष है 1956। प्रश्न है, कहानीकार जयनंदन मुख्य रूप से किसके दबाव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं? सही उत्तर होगा आयातित अपसंस्कृति और सामाजिक क्रांति के। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। समकालीन सामाजिक संक्रांति और आयातित अपसंस्कृति के दबाव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार का ऊंट प्रकाशन वर्ष 1997 और गांव की सिसकियां प्रकाशन वर्ष 2012 किस लेखक की रचनाएं हैं? सही उत्तर होगा जयनंदन। तथ्य देख लेते हैं। अब तक इनके 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला है सन्नाटा भंग प्रकाशन वर्ष 1993, विश्व बाजार का ऊंट प्रकाशन वर्ष 1997, एक अकेले गांधी जी होंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अनंत जयनंदन। गांधी जी हैं, ठीक है। हाँ है वहाँ, ठीक है। तो एक अकेले गांधी जी प्रकाशन वर्ष 2021, कस्तूरी पहचानो मृग 2001, सूखते स्रोत 2003, घर फूंक तमाशा 2004, गांव की सिसकियां 2012, भीतर घात 2013, सिराज बैंडबाजा 2015, निमोहा गांव 2020, मंत्री क्या बने लाट हो गए 2021। अगला प्रश्न है, जयनंदन की कहानियों में उद्योगों की आधुनिकीकरण के दौर में किस समस्या को प्रमुखता दी गई है? सही उत्तर होगा बढ़ती बेकारी या बेरोजगारी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियों में ग्रामीण जीवन के जटिल अंतर्विरोध हैं। पिछड़ों, दलितों की पीड़ा और कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का दुख दर्द भरा जीवन यथार्थ है। उद्योगों के आधुनिकीकरण के दौर में बढ़ती बेकारी की समस्या है। पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्यों का द्वंद्व है। मंदिर मस्जिद की घिनौनी राजनीति, सिकुड़ती संवेदनशीलता और बढ़ता सांप्रदायिक तनाव है। नेताओं के प्रभाव, पूंजी की वैशाखी के सहारे सत्ता के गलियारों में पहुंचने के लिए शरीर और आत्मा को बेचने की त्रासदियां हैं। तात्पर्य यह है कि आपकी कहानियों में समकालीन जीवन का पूरा विस्तार अपने वैविध्य में मूर्त है, किंतु कथाकार जयनंदन का महत्व इस विस्तार और वैविध्य को समेटने और मूर्त करने में नहीं, इसकी तह में छिपी जनता की अपराजय संघर्ष क्षमता को पहचानने और उसे वाणी देने में है। अगला प्रश्न है, जयनंदन का वास्तविक महत्व जनता की किस क्षमता को पहचानने और वाणी देने में है? सही उत्तर होगा अपराजय संघर्ष क्षमता। अगले रचनाकार हैं प्रेमपाल शर्मा। इनका जन्म वर्ष है 1956। प्रश्न है, प्रेमपाल शर्मा का वह कौन सा कहानी संग्रह है जो 2005 में प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर होगा अजगर करे ना चाकरी। तथ्य देख लेते हैं। इनके अब तक 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला है पिज्जा और छेदी लाल प्रकाशन वर्ष 1989, तीसरी चिट्ठी प्रकाशन वर्ष 1989, अजगर करे न चाकरी 2005। अगला प्रश्न है
अगले रचनाकार हैं अवधेश प्रीत, इनका जन्म वर्ष 1958 है। प्रश्न है अवधेश प्रीत का नवीनतम कहानी संग्रह अत कथा बजरंगबली किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर क्या होगा? 2023 में प्रकाशित हुआ है। तथ्य देख लेते हैं। उनकी पहचान हिंदी के समर्थ कहानीकार के रूप में बन चुकी है। अब तक उनके 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पहला है हस्तक्षेप, दूसरा है नृशंस, प्रकाशन वर्ष 2001, हम जमीन 2005, कोहरे के कंदील 2008, चांद के पार एक चाबी 2016, अत कथा बजरंगबली 2023। अगले रचनाकार हैं देवेंद्र, जन्म वर्ष है इनका 1958। प्रश्न है शहर कोतवाल की कविता, प्रकाशन वर्ष 1996, और नालंदा पर गिद्ध 2019, प्रकाशन वर्ष किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा देवेंद्र। तथ्य देख लेते हैं। इनके कुल 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। शहर कोतवाल की कविता, प्रकाशन वर्ष 1996, समय बेसमय 2016, नालंदा पर गिद्ध 2019। अगला प्रश्न है अगले रचनाकार हैं संजय सहाय, इनका जन्म वर्ष है 1958। प्रश्न है संजय सहाय के अब तक कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं? सही उत्तर होगा 2 कहानी संग्रह, सुरंग और मुलाकात। इनके कुल 2 कहानी संग्रह अभी तक प्रकाशित हुए हैं। सुरंग 1998 प्रकाशन वर्ष, मुलाकात 2018 प्रकाशन वर्ष। अगले रचनाकार हैं योगेंद्र आहूजा, जन्म वर्ष है 1959। प्रश्न है योगेंद्र आहूजा की कहानी संग्रह लफाज तथा अन्य कहानियां का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर होगा सी 2020 इसका कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। इनके कुल 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं योगेंद्र आहूजा के। पहला है अंधेरे में हंसी 2004 प्रकाशन वर्ष, 5 मिनट और कहानियां 2015 प्रकाशन वर्ष, लफाज तथा अन्य कहानियां 2020 प्रकाशन वर्ष। अगले रचनाकार हैं राजू शर्मा, इनका जन्म वर्ष है 1959। प्रश्न है नहर में बहती लाशें और व्यभिचारी 2022 प्रकाशन वर्ष किस कहानीकार की रचनाएं हैं? सही उत्तर होगा राजू शर्मा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इनके कुल 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। समय के शरणार्थी 2004, नहर में बहती लाशें 2013, शब्दों का खाक रोग, व्यभिचारी 2022, नोटिस 2 2022। अगले रचनाकार हैं संतोष दीक्षित, इनका समय 1959 है, यानी जन्म वर्ष 59 है। प्रश्न है संतोष दीक्षित का कहानी संग्रह ईश्वर का जासूस किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा 2008 में यह प्रकाशित हुआ था। इनके कुल 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 5 कहानी संग्रहों में पहला कहानी संग्रह है आखेट 1957, शहर में लक्ष्मीनिया 2001, ललच 2004, ईश्वर का जासूस 2008, धूप में सीधी सड़क 2014। अगले रचनाकार हैं आनंद हर्षल, 1959 प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न है बैठे हुए हाथी के भीतर लड़का 1957 प्रकाशन वर्ष, और रेगिस्तान में झील 2014 प्रकाशन वर्ष किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा आनंद हर्षल। तथ्य देख लेते हैं। इनके कुल 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। पहला है बैठे हुए हाथी के भीतर लड़का, प्रकाशन वर्ष 1997, पृथ्वी की चंद्रमा दूसरा कहानी संग्रह है। तीसरा कहानी संग्रह है अधखाया फल, प्रकाशन वर्ष 2009, रेगिस्तान में झील, प्रकाशन वर्ष 2014। तो ये कुल 4 कहानी संग्रह हैं आनंद हर्षल के। अगले रचनाकार हैं अखिलेश से आप परिचित होंगे, इनका जन्म वर्ष है 1960। प्रश्न है अखिलेश की कहानियों में समकालीन जीवन के किस पक्ष का मुख्य रूप से चित्रण हुआ है? सही उत्तर होगा बी, उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण आए मानवीय विद्रूप और क्रूरता का। अगला प्रश्न है अखिलेश के किस कहानी संग्रह को समकालीन मध्यवर्गीय जीवन की क्रूर सच्चाई व्यक्त करने वाला माना जाता है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी शापग्रस्त, आदमी नहीं टूटता, अंधेरा, इन सभी कहानी संग्रहों में समकालीन मध्यवर्गीय जीवन की क्रूर सच्चाई अभिव्यक्त हुई है। अगला प्रश्न है अखिलेश के अनुसार आज के समाज में प्रेम संबंधों और राजनीति में किस प्रवृत्ति की अधिकता हो गई है? सही उत्तर होगा प्रदर्शन की। अगला प्रश्न है अखिलेश का प्रथम कहानी संग्रह आदमी नहीं टूटता किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर होगा 1983। अगले रचनाकार को देखने से पहले तथ्य देख लेते हैं। नई पीढ़ी के उभरते कहानीकार अखिलेश की कहानियां समकालीन जीवन के विद्रूप की कहानियां हैं। आपके 4 कहानी संग्रह है। अखिलेश के कुल 4 कहानी संग्रह है। आदमी नहीं टूटता, प्रकाशन वर्ष 1983, मुक्ति 1989, शापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006। अगला प्रश्न है शिक्षित लोगों में भी संकीर्णता, धर्मांधता और घोर अनैतिकता व्याप्त है। यह सामाजिक यथार्थ किसकी कहानियों का आधार है? सही उत्तर होगा अखिलेश की कहानियों का आधार है।
तथ्य देख लेते हैं। वस्तुतः आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने समाज को क्रूर और अमानवीय बना दिया है। सब मनुष्य की आत्मा मरती जा रही है, सब कुछ नकली होता जा रहा है। प्रेम, पारिवारिक, सामाजिक संबंध, संस्कृति, आचरण, राजनीति सभी में प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ गई है। पूरी पीढ़ी शापग्रस्त हो गई है। सबसे अधिक पतन राजनीति का हुआ है, वह एक पेशा बन गई है। शिक्षित लोगों में भी संकीर्णता, अंधविश्वास, धर्मांधता और घोर अनैतिकता व्याप्त है। अधिक से अधिक सुविधाओं को बटोरने की अंधी दौड़ में पूरा मध्यवर्ग क्रूर और अनैतिक होता जा रहा है। अखिलेश ने अपनी कहानियों के माध्यम से समकालीन मध्यवर्गीय जीवन की इस क्रूर सच्चाई को व्यक्त करके हिंदी कहानी को एक नया आयाम दिया है। अगला प्रश्न है, अखिलेश के कहानी संग्रहों में कौन सा शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा कामरेड का कोट। यह संजय का कहानी संग्रह है। शापग्रस्त, आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, ये तीनों अखिलेश के कहानी संग्रह हैं। अगले रचनाकार है भगवान दास मोरवाल। इनका जन्म वर्ष है 1960। प्रश्न है, भगवान दास मोरवाल की कहानियों में मुख्य रूप से किस क्षेत्र की जिंदगी का चित्रण मिलता है? सही उत्तर होगा मेवात क्षेत्र की जिंदगी का चित्रण मिलता है। अगला तथ्य देख लेते हैं। उनकी कहानियों में मेवात की जिंदगी का चित्रण हुआ है। कहानियों में कथा का वैविध्य है तथा गांव का परिवेश है। अगला प्रश्न है, सिला हुआ आदमी प्रकाशन वर्ष 1986 और मेहराब और अन्य कहानियां प्रकाशन वर्ष 2021 किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा भगवान दास मोरवाल के कहानी संग्रह। तथ्य देख लेते हैं। इनके अब तक 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला है सिला हुआ आदमी प्रकाशन वर्ष 1986, सूर्यास्त से पहले 1990, असली मॉडल उर्फ सूबेदार 1994, सीढ़ियाँ, माँ और उसका देवता 2008, लक्ष्मण रेखा 2010, धूप से जले सूरजमुखी 2021, मेहराब तथा अन्य कहानियाँ 2021। अगला प्रश्न है, अगले रचनाकार हैं राघवेंद्र नारायण सिंह। इनका जन्म वर्ष 1960 है। प्रश्न है, राघवेंद्र नारायण सिंह की कहानी दस्तक किसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती है? सही उत्तर होगा पति पत्नी के बीच सामंजस्य और शादी प्रेम के अंतर को संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इसी तरह दस्तक कहानी पति पत्नी के बीच असामंजस्य की वजह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए शादी और प्रेम के बीच के अंतर को रेखांकित करती है। निसंदेह यह एक नवीन कहानी संग्रह भी राघवेंद्र नारायण सिंह की रचनात्मक शक्ति को पाठकों के सम्मुख रखकर उन्हें आधुनिक दौर के कहानीकारों में विशिष्ट स्थान देने की पहल करता है। अगला तथ्य है, उत्तराधुनिक कहानीकारों में राघवेंद्र नारायण सिंह ने अब तक प्रकाशित 5 कहानी संग्रहों के द्वारा ये चर्चित हुए हैं। तो इनके 5 कहानी संग्रह हम देख लेते हैं। प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ 2010 प्रकाशन वर्ष, मिट्टी का मकान 2012 प्रकाशन वर्ष, एक दार्शनिक की चूक 2015 प्रकाशन वर्ष, खामोश 2019 प्रकाशन वर्ष और नीली झील 2021 प्रकाशन वर्ष। इनके साथ अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। अगला तथ्य है, आपकी कहानियों का फलक विस्तृत और बहुआयामी है। सामाजिक विद्रूपताओं को उभार कर उनको समूल नष्ट करने की चेतना से युक्त राघवेंद्र नारायण सिंह की कहानियां मनोवैज्ञानिक रूप से पात्रों की मनःस्थितियों का विश्लेषण करती चलती हैं। अगला जो तथ्य है वो है प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ। ये कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह में संग्रहित कहानियाँ जीवन के विविध पक्षों को प्रस्तुत करती हुई मानव जीवन के सुख दुख, संघर्ष, तड़प एवं व्यवस्थाओं को रेखांकित करती हुई पाठकों को समकालीन जीवन की हकीकत से रूबरू कराती है। स्त्री जीवन को केंद्रित करके लिखी गई अधिकतर कहानियाँ स्त्री के अधिकारों को छीनने वाली पितृसत्तात्मक सोच पर चोट करके नारी को सुरंग से बाहर निकलने के लिए दिशा दिखलाने का प्रयास करती है। कुछ कहानियों में पुरुष अपने वर्चस्व के आखिरी ढहते किले को बचाने के लिए छटपटाता सा प्रतीत होता है। कहानियों में नारी की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को बदलते समय के आईने में देखने की अहम कोशिश की गई है। अगला कहानी संग्रह है इनका मिट्टी का मकान। इस कहानी संग्रह में भी लेखक की कल्पनाशीलता और सृजनशील ऊर्जा का नायाब नमूना है। विस्तृत फलक पर लिखी गई इस संग्रह की कहानियाँ जीवन के विविध सुखद दुखद पक्षों पर रोशनी डालकर पाठक को जीवन की अनिश्चितता और सामाजिक विद्रूपताओं पर सोचने के लिए बाध्य करती है। कुछ कहानियाँ दार्शनिकता के पुट से समावेशित हैं तो कुछ खुलकर सामाजिक कुरीतियों और वर्जनाओं पर प्रहार करती है। इस संग्रह की कहानियाँ उत्तराधुनिक युग में मनुष्य की विकट एवं विषम परिस्थितियों को अपने दायरे में समेटते हुए जीवन में बचे खुचे साहचर्य, प्रेम, स्नेह, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व जैसे ऊर्जावान तत्वों के महत्व को अपरिहार्य सिद्ध करती है। एक और तथ्य है, एक दार्शनिक की चूक। इस संग्रह में संग्रहित कहानियाँ राघवेंद्र नारायण सिंह की रचनाशीलता और लेखकीय प्रतिबद्धता को दर्शाती हुई उनकी सामाजिक सोच को भी पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करती है। संग्रह की 12 कहानियाँ अपने कथ्य और शिल्प में खूबसूरत और प्रतिम हैं। उत्तराधुनिक युग में जी रहे मनुष्य की विडंबनाओं और एकाकी सरोकारों को आत्मसात करती संग्रह की अधिकतर कहानियाँ अपने ताने बाने का निर्माण जीवन की
विवशताओं, दबी हुई इच्छाओं और उभार लेती महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से करती है। स्थापित परंपराओं और मान्यताओं की दरकन, मानवीय रिश्तों की लड़खड़ाहट एवं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर हो रही हलचलों को अपने में समावेशित की हुई संग्रह की कहानियां पाठक को बेहतर भविष्य की ओर देखने का संकेत भी देती हैं। कहानियों के पुरुष एवं नारी पात्र समकालीन समाज में सांस लेते हुए जीवन से निराश न होकर संघर्षशील कदमों से अपने लिए नई मंजिल तलाशने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, राघवेंद्र नारायण सिंह का कहानी संग्रह नीली झील किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर क्या होगा? डी, 2021 में प्रकाशित हुआ है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नीली झील प्रकाशन वर्ष 2021 डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह का 5वां कहानी संग्रह है। इस संग्रह की कहानियों में कथ्य और शैली के साथ भाषा की मर्यादा का समन्वित रूप सहज ही दृष्टिगत होता है। कोविड-19, नीली झील, पानी जैसी कहानियों के से सुशोभित यह कहानी संग्रह मनुष्य की नियति और सामाजिक स्थिति पर विशेष रोशनी डालते हुए पाठक के समक्ष अनेक विचारणीय बिंदु प्रस्तुत करता है। इन कहानियों में डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह का कहानीकार रूप और भी अधिक निखर कर पाठक के सामने आता है। अगला प्रश्न है, राघवेंद्र नारायण सिंह की कहानियों में किस विमर्श का स्पष्ट दर्शन मिलता है? सही उत्तर होगा उत्तर आधुनिक विमर्श का स्पष्ट दर्शन मिलता है। अगला तथ्य है, राघवेंद्र नारायण सिंह की कहानियों में उत्तर आधुनिक विमर्श का स्पष्ट दर्शन मिलता है। यथास्थितिवाद की एक रास्ता को तोड़ती हुई उनकी कहानियां नई क्षितिज पर दिख रही संभावनाओं और जीवन की बहुरंगी आकृतियों को अपने कथा में पिरोए हुए हैं। अगला प्रश्न है, खामोश कहानी संग्रह की शीर्षक कहानी किस पात्र के शोषण का प्रतिवाद करती है? सही उत्तर होगा भंवरी या गूंगी स्त्री जो है, जिसका नाम भंवरी है, उसके शोषण का प्रतिवाद करती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। खामोश कहानी संग्रह में सुमार, यानी ये भी राघवेंद्र नारायण सिंह की का कहानी संग्रह है, और खामोश कहानी संग्रह में सुमार 11 बेहतरीन कहानियाँ लेखक की सामाजिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और उसकी मनोवैज्ञानिकता विश्लेषण की विशेष क्षमता को नायाब ढंग से प्रस्तुत करती हुई पाठकों से सीधा संवाद स्थापित करती है। तो खामोश में कुल 11 कहानियाँ संग्रहित हैं। संग्रह की शीर्षक कहानी खामोश, जो खामोश शीर्षक से ही कहानी है, उसमें भंवरी नाम की गूंगी स्त्री की करुण कहानी है जो अपने अनूठे अंदाज में अपने शोषण का प्रतिवाद करती है। रक्षाबंधन एक कहानी है इसमें। रक्षाबंधन कहानी भाई बहन के बीच प्रेम और स्नेह के साथ मुँह बोली बहन उपासना के प्रति कहानी के मुख्य पात्र का बहन जैसा व्यवहार और समर्पण आज के युग में मानवीय रिश्तों को नए ढंग से परिभाषित करता है। अच्छा, अगर हम देखें तो खामोश कहानी में कुल 11 कहानी संकलित है, जिनमें पहला मतलब एक भंवरी है, दूसरा खामोश है, और तीसरा कहानी जो है वो हमने उसकी चर्चा यहाँ कर दी थी। जो तीसरी कहानी है वो है दस्तक। ठीक है, ये जो दस्तक कहानी है ये भी खामोश कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है, तो यहाँ तक था राघवेंद्र नारायण सिंह से संबंधित प्रश्नों को हमने देखा। अगले रचनाकार हैं राकेश कुमार सिंह। यहाँ से हम प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।